नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं माइथोपीडिया का एक और नया फ्रेश एपिसोड। दोस्तों, आज की ये वीडियो हर एक भारतीय को जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये वीडियो जुड़ा है हमारे देश की प्रगति से। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे यूएस, फ्रांस, रशिया की झूठी साजिशों की वजह से हमारे देश के इसरो को स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 14 से 15 साल पीछे भेज दिया गया था। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1994 से। 1994 में इसरो में एक साइंटिस्ट थे जो क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट को संभाल रहे थे। क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट इसरो के जो रॉकेट्स हैं उनका जो कोर पार्ट होता है वहाँ पर नंबी नारायण जी हेड होते हैं जो हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर होंगे। नारायण जी क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट में एज अ डायरेक्टर काम कर रहे थे। इसरो में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन था, बहुत सम्मान दिया जाता था इन्हें। इस दौरान अक्टूबर 1994 को मालदीव की एक महिला मरियम राशिदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया। राशिदा को इसरो के क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मरियम राशिदा के घर से इसरो के क्रायोजेनिक इंजन के सीक्रेट ड्राइंग्स, जिस पर इसरो ने काफी सालों तक रिसर्च किया होता है, वो भी मिलते हैं, जो शायद से वो पाकिस्तान को बेचने की कोशिश कर रही थी। वहीं उससे जब पूछताछ होती है तो वो नंबी नारायण जी का नाम ले लेती है। उसके ठीक एक महीने बाद नवंबर 1994 में इसरो के टॉप वैज्ञानिक और क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नारायण समेत 2 वैज्ञानिकों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा मरियम राशिदा की मालदीव की दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सभी पर पाकिस्तान को इसरो रॉकेट इंजन की सीक्रेट जानकारी और अन्य जानकारी दूसरे देशों के देने के आरोप लगे होते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी नारायण से पूछताछ शुरू कर देते हैं। नंबी नारायण जी अपने आरोपों से साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाता है। मगर इस दौरान जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज नंबी नारायण जी के घर की तलाशी ले रही होती है तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता जो ये साबित कर सके कि नंबी नारायण जी करप्ट हैं या उन्होंने किसी से रिश्वत ली है। उनका घर बहुत ही सिंपल साधारण सा होता है, तो इससे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये आइडिया मिल जाता है कि नंबी नारायण जी इस केस में इतना इन्वॉल्व नहीं थे जितना कि इनके बारे में सोचा जा रहा था। तब भी इनको 50 दिन जेल में बिताने पड़ते हैं और नंबी नारायण जी बताते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरला पुलिस ने काफी इनको इंटेरोगेट किया था। इनसे काफी बार ये पूछा गया कि तुम्हारे पाकिस्तान से क्या रिलेशन है, इसरो के आप कौन कौन से सीक्रेट पाकिस्तान को बेचना चाहते थे और उसके आपको कितने पैसे मिल रहे थे। और नंबी नारायण जी ने ये भी बताया कि उनको ये भी बोला गया था कि आप बचना चाहते हो तो इसरो के जो टॉप साइंटिस्ट हैं उन पर झूठा इल्जाम लगा सकते हैं। यानी इसरो के जो और भी टॉप लेवल के साइंटिस्ट हैं उन्हें भी फंसाने की कोशिश की जा रही थी, मगर नंबी नारायण जी ने ऐसा करने से मना कर दिया और इसी दौरान उनकी बात ना मानने पर इनको काफी टॉर्चर किया गया। ये बात उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है कि इस दौरान वो बिल्कुल अपना होश खो चुके थे और इनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा था। मतलब कि एक साइंटिस्ट जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया, इवन इसरो के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को उन्होंने हेड भी किया, अचानक से उन पर बहुत सारे इल्जाम लग जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस दौरान उन्होंने कितनी सारी मानसिक उत्पीड़ना झेली, उनकी सेहत भी खराब हो गई। उनके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा यहाँ पे कि इस महान साइंटिस्ट का कि कितना ज्यादा टाइम यूं ही वेस्ट हो गया, जो टाइम वो अपनी रिसर्च को और भी ज्यादा पहले कंप्लीट करने में लगा सकते थे। ये अपने देश के लिए उस वक्त बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते थे। अब मैं आपको नंबी नारायण जी के जीवन के बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ बात बताना चाहता हूँ, जिससे आप इस कहानी को और भी अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे कि नंबी नारायण जी के साथ ये जो घटना हुई थी उससे इसरो को कितना बड़ा नुकसान हुआ था और हमारा देश कैसे 14 से 15 साल पीछे चला गया था। दरअसल 1970 में नंबी नारायण जी ने इंडिया में लिक्विड फील्ड रॉकेट टेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था और उसी टाइम इन्होंने कहा था कि इंडिया का जो सिविलियन स्पेस प्रोग्राम है उसको दुनिया में पहले नंबर पे लाना है तो उस पे लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभाएगा। इनके इसी भविष्य को बदल देने वाली अप्रोच की वजह से इसरो के उस टाइम के चेयरमैन सतीश धवन और उनके सक्सेसर UR राव दोनों इनके काम की बहुत प्रशंसा करते थे, क्योंकि इन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है इसरो में। नारायण जी ने अपनी टीम के साथ फ्रेंच असिस्टेंस की मदद से विकास इंजन डेवलप कर लिया। दोस्तों, विकास इंजन के जरिए आज भी इसरो
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV रॉकेट को स्पेस में लॉन्च करता है। अगर आपको याद हो तो चंद्रयान 1 को भी 2008 में मून पे यही विकास इंजन वाले रॉकेट की मदद से पहुंचाया गया था। और इतना ही नहीं, विकास इंजन को GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के भी सेकंड और फोर्थ स्टेज में यूज किया जाता है। इससे आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि इन सब झूठे इल्जामों के चलते हमारे महान साइंटिस्ट के न जाने कितने साल यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। अब ऐसे ही 2 साल बीत जाने के बाद 1996 में CBI ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में फाइल एक रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि ये मामला फर्जी है और आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का था और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम भी इन्वॉल्व था। तो इस जांच की सारी जिम्मेदारी CBI के हाथों में डाल दी गई थी। जब CBI ये क्लियरली बताती है कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं, ऐसा कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन इसरो पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं किया गया है, तब कोर्ट CBI की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है और इसरो जासूसी केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा कर देती है। इसके बाद नारायण जी कोर्ट से कहते हैं कि अब भाई मेरा इतना समय आपने खराब कर दिया, अब कुछ कंपनसेशन तो देना चाहिए, क्योंकि इस बीच उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, उनकी फैमिली बहुत ज्यादा सफर करती है। तो इसलिए नारायण जी कोर्ट से कंपनसेशन के लिए अपील करते हैं। इसके लिए वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वालों के पास भी जाते हैं कि जो इनके साथ इतना मेंटल टॉर्चर और इनका इतना टाइम बर्बाद हुआ है उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। यहाँ पर गौर करने वाली एक और बात थी कि नारायण जी ने उन पुलिस वालों के अगेंस्ट भी एक केस फाइल कर दिया था, जिसमें उन्होंने ये जांच करवाने की कोशिश की कि किस बुनियाद पर उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया और उन पुलिस कर्मियों पर जांच शुरू हुई। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 50 लाख का कंपनसेशन देने की भी बात की। गिरफ्तारी के समय को याद करते हुए नारायण जी ने कुछ महीने पहले इकोनॉमिक टाइम को बताया था कि कैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा था कि सर हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं अगर वो सही होगा तो आप मुझे अपनी चप्पल से पीट सकते हैं। 2 दशक बीत जाने के बाद भी नारायण जी को ये बात याद है। नारायण जी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कोई फॉरेन पावर इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है जो इसरो को नुकसान करना चाहती है। इस बात से एग्री करते हुए उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हन राव ने भी पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि इसरो को बदनाम करने के पीछे CIA का भी हाथ हो सकता है। यहीं पे नारायण जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हुए कहा है कि ये जो 1994 का दौर था ये इसरो और इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट दौर था, क्योंकि इस साल इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला था, क्योंकि इसरो एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाला था जो 1999 में खत्म हो जाता, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि दुनिया को काफी पहले पता चल जाता कि इसरो की ताकत क्या है और 1999 में ही इसरो की वजह से इंडिया का काफी नाम रोशन होता। लेकिन इस केस की वजह से ये डिले हो गया करीब 14 साल तक। साल 2014 में जो काम इसरो ने कंप्लीट किया था वो काम इसरो 1999 में ही अचीव कर सकता था। और नारायण जी ये बताते हैं कि 1993 में दुनिया को ये पता लग जाता कि इंडिया भी स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, वो भी सबसे कम खर्च में। अब यहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगा कि इन सब चीजों के होने की असली वजह क्या थी और US, फ्रांस, रशिया जैसे बड़े देश इन सब चीजों के पीछे भारत में विकास के एक बहुत सुनहरे मौके को छीनने की साजिश में शामिल थे। 1992 में इंडिया ने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें रशिया हमें वो टेक्नोलॉजी देने वाला था जिससे हम क्रायोजेनिक बेस्ड फ्यूल के इस्तेमाल से अपने रॉकेट को बहुत ज्यादा पावर दे सकते थे। ये एग्रीमेंट इंडिया ने 235 करोड़ रुपए दे के साइन किया था, जबकि US और फ्रांस वही टेक्नोलॉजी 950 और 650 करोड़ में देने के लिए राजी थे। अब इंडिया ने जब ये टेक्नोलॉजी रशिया से खरीद ली तो US और फ्रांस को नुकसान हो गया और कहीं न कहीं यहाँ शुरू हो गया एक ट्रेड वॉर। तो जैसे कि हम जानते हैं US अब शांत तो बैठेगा नहीं, तो डॉक्यूमेंट से अब जाके ये पता चला है कि उस टाइम के जो US के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश, उन्होंने रशिया को उस वक्त चिट्ठी लिखी थी और ये फैक्ट प्रूव्ड है कि उन्होंने उस टाइम रशिया को धमकी दी थी कि देखो ये टेक्नोलॉजी आप किसी भी कीमत पर इंडिया को मत बेचो, क्योंकि अगर आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया को बेचोगे तो जो बहुत सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप से वो रशिया को पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे US ने सीधे सीधे रशिया को ब्लैकमेल किया और इस धमकी से रशिया डर गया। उस टाइम रशिया के प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्त्सिन, जो US के प्रेशर में आ गए और इन्होंने यहाँ इंडिया को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बेचने से मना कर दिया। मगर इंडिया ने यहाँ पर भी हार नहीं मानी। इंडिया ने फिर एक अलग से टेंडर निकाला
वहाँ पे दूसरे तरीके से इंडियन और रशियन साइंटिस्ट मिलके इंडिया के लिए क्रायोजेनिक इंजन बना सकते थे, जिससे इसरो की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सकती थी। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि यूएसए ये भी नहीं चाहता था, और इस दौरान हमको ये बात पता नहीं चली ये काम यूएसए ने किया या फ्रांस ने किया। बेसिकली नंबी नारायण जी के साथ जो हुआ उसके पीछे कौन था। मगर इन सब के बीच में 1994 का ये दौर जब आता है, जब इंडिया ने एक नया टेंडर फिर से निकाला, फिर से वो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश करता है, तो एक फॉरेन पावर ऐसा रोल निभाती है कि जो क्रायोजेनिक डिपार्टमेंट के मेन हेड थे उनको ही जेल में भेज दिया जाता है, ताकि ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाए और इंडिया इस टेक्नोलॉजी का कुछ भी ना कर पाए। और इस कॉन्स्पिरेसी के जरिए इसरो को करीब 10 से 15 साल पीछे ढकेल दिया गया। तो ये थी कहानी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट की। आई होप आपको इस वीडियो से भारत के पीछे कुछ देशों की लगातार साजिशों के बारे में जरूर जानने को मिला होगा। अगर आपको भी अपने देश के इसरो पे गर्व है, जो इतनी कठिनाइयों को झेलने के बाद भी गर्व से दुनिया के सामने आज भी अपनी मिसाल कायम किए हुए है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय हिंद टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगा जल्द ही ऐसी ही अनोखी वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।